AI economy is an opportunity or threat? तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू नो व्हाट इज एआई। लेकिन अगर आप अगर ये डिस्ट्रप्टिव है, AI अगर इकोनॉमी के अंडर, तो जो फंडिंग होता है, जो कैपिटल होता है, वो उसको कंसंट्रेट करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है? तो ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं जो उस लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं कि वो एआई से कुछ ऐसा क्रिएट करें विच इज वेरी डिस्ट्रप्टिव। तो अभी वो एवरीबडी फील्स कि जिस तरह से इंटरनेट आया था और जिस तरह से इसने हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उस तरह से एआई भी हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। लेकिन जब कोई नई चीज आती है, सबसे पहले उसमें वो पैसा लगता है जो सबसे रिस्की एसेट्स चेस कर रहा होता है। अगर ये पैसा चल निकला तो दिस विल गो 500 टाइम्स। व्हाई डिड Amazon गेट क्रिएटेड इन यूएस ओनली? तो जेफ बेजोस का एक बहुत फेमस लाइन है उसमें कि यूएस में इतनी कैपिटल अवेलेबल है कि आप सीड स्टेज पे $1 मिलियन रेज कर सकते हो। तो अभी वीसी किस टाइप की AI इनोवेशन में फंडिंग कर? वीसी 4 टाइप के एआई में पैसे लगा रहे हैं। वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। आज का टॉपिक एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और थोड़ा स्केरी भी है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI सिर्फ जॉब ही नहीं, पैसा और पूरे कैपिटल फ्लो को भी चेंज कर रहा है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर अपना पैसा कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और इंडिया का यूथ इस रीसफल का विनर बनेगा या लूजर। और इस टॉपिक में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ है तुषार कंसल सर, एक इकोनॉमिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड कीनोट स्पीकर। सर, AI ये वैसे AI इकोनॉमी में बेनिफिट ला रहा है या फिर थ्रेट ला रहा है? व्हाट डू यू थिंक? मतलब अगर एक लाइन में पूछूं, AI इकोनॉमी इज अ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट? इट इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू नो हाउ टू यूटिलाइज इट। अगर आपको पता है कि मैं एआई से अपनी प्रोडक्टिविटी में, अपने लाइफ की क्वालिटी में, अपने कस्टमर्स की क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड जॉब में है बहुत टाइम से और किसी ऐसे प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं जो रेप्लिकेबल प्रोसेस है, सपोज कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेबल प्रोसेस है जो बार बार रिपीट करती है कंपनी, तो नेचुरली किसी टाइम पे कंपनी विल थिंक कि मैं कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लेके और मैं इसको एआई यूज करके इंस्टेड ऑफ कीपिंग 5 पीपल फॉर द जॉब, तो वो रेडंडेंसी बिल्ड इन हो गई उस प्रोसेस में, तो वो थ्रेट है। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू नो व्हाट इज एआई एंड इफ यू नो हाउ टू यूज एआई, इफ यू हैव स्किल्ड योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड एआई एंड टू यूज एआई। लेकिन अगर आप एक आंख बंद करके सोच रहे हो कि पूरी जिंदगी चीजें ऐसे ही चलेंगी, तो वो नहीं होगा। दैट वे इट इज डिसरप्टिव। एआई इज अ डिसरप्टिव थिंग फॉर many things which are very linear and replicable. ठीक है, अगर ये डिस्ट्रप्टिव है तो AI अगर इकोनॉमी के अंडर, तो जो फंडिंग होता है, जो कैपिटल होता है, वो उसको कंसंट्रेट करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है? अभी क्या हो रहा है कि बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास इतना रिसोर्सेज है, कंप्यूटिंग पावर है कि वो हाई एंड सेमीकंडक्टर चिप्स यूज करें, डेटा पावर यूज करें, जिनके पास इतना डेटा है जिसके ऊपर एआई को रन करें, और जिनके पास इतने एम्प्लॉयज रखने की कैपेसिटी है। तो ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं जो उस लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं कि वो एआई से कुछ ऐसा क्रिएट करें विच इज वेरी डिसरप्टिव। तो अभी वो कंसंट्रेट हो रहा है, और वो कंसंट्रेट एट द टॉप हो रहा है। जैसे मेटा ने अभी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस फेंके ओपन एआई के एम्प्लॉयज की तरफ कि इधर आ जाओ। सो ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस एम्प्लॉयज के ऊपर फेंक सकती? तो मेटा हो गया, या एनवीडिया हो गया, या गूगल हो गया। जेमिनाई गूगल ने लॉन्च किया हुआ है। एलॉन मस्क के एक्स ने वो ग्रॉक लॉन्च किया हुआ है। ओपन एआई का चैट जीपीटी है। गूगल का जेमिनाई है। तो अभी जो मनी है, कैपिटल है, वो उन कंपनीज को चेस कर रहा है, और उसके अंदर भी हर लेवल पे कैपिटल लगा हुआ है। जैसे कि आप एज अ यूजर सपोज $200 देते हो टू सम एपीआई, कोई ऐप को जो एआई यूज कर रही है। अब वो ऐप आपसे तो 200 ले रही है, लेकिन उस काम के लिए वो ओपन एआई को यूज कर रही है, ओपन एआई का एपीआई यूज कर रही है, तो वो ओपन एआई को 500 दे रही है। तो बीच में 300 जो है वो वीसी वाले का लगा हुआ है।
अभी सब्सिडाइज चल रहा है, वीसी कर रहा है सब्सिडाइज। ओपन एआई आगे अमेजॉन वेब सर्विस यूज कर रही है, तो वो AWS को 1000 दे रही है। तो जो 500 उसको वो 200 प्लस 300 मिला था, 500 वो वीसी मनी और यूज कर रही है। अब वो जो 1000 AWS को मिल रहा है, वो $10,000 के एनवीडिया के चिप्स यूज कर रहा है। तो वो कैपिटल हर स्टेज पे घुसा हुआ है, क्योंकि एवरीबडी फील्स कि जिस तरह से इंटरनेट आया था और जिस तरह से इसने हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उस तरह से एआई भी हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ जो लोगों को दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि एनवीडिया $4.4 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पे है, विच इज द हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन एवर अचीव्ड। और इसके पीछे ना परफॉर्मेंस है। जैसे एनवीडिया की लास्ट के 12 क्वार्टर्स की अगर आप रेवेन्यू देखो, तो 12 क्वार्टर्स पहले $0.7 बिलियन का रेवेन्यू था क्वार्टरली। लास्ट क्वार्टर में $30 बिलियन। 3 साल के अंदर उसकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस 0.7 से 30 बिलियन पे आ गई है, एंड हाईली प्रॉफिटेबल। उसी तरह से ओपन एआई अगर आप 12 क्वार्टर्स पहले देखो, तो $0.2 बिलियन यानी $200 मिलियन क्वार्टरली रेवेन्यू था। आज 12.5-13 के आसपास है। तो 3 साल में क्वार्टरली परफॉर्मेंस 0.2 से 13 के आसपास आ गई। वो इवैल्यूएशन को आगे ड्राइव कर रहा है, बिकॉज ओपन एआई सिर्फ प्रोडक्टिविटी एनहांस नहीं कर रहा, एक तरह से वो गूगल को चैलेंज कर रहा है। बिकॉज अभी तक गूगल आप यूज करते थे तो टॉप 10 रिजल्ट्स देखते थे, और राइट में ऐड आती थी उनकी, जो पेड रिजल्ट्स आते थे। टॉप 10 के आगे किसी को देखने की जरूरत पड़ती नहीं थी, बिकॉज टॉप 10 ही इतने अच्छे होते थे रिजल्ट्स। तो जो टॉप 10 पेड रिजल्ट्स आते थे, उनसे गूगल वॉज अर्निंग मैसिवली, बट गूगल वॉज लेट टू द पार्टी। तो बड़ी फेमस वो है कि सुंदर पिचाई वॉज लेट टू द पार्टी, बट उनकी जॉब बच गई। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। नाउ दे हैव लॉन्च्ड AI बेस्ड आंसर्स। तो जब आप सर्च करते हो, तो एक AI बेस्ड आंसर भी आता है जो जेमिनाई देता है, विच इज नॉट सो गुड क्वालिटी नाउडेज। ठीक है, मतलब समवॉट चल जाता है, पीपल आर स्टिल हैप्पी विद दैट। बट ओपन एआई में अगर आप करते हो, तो वो आपको एनालाइज करके देता है कि आपका एग्जैक्ट मीनिंग वो समझ जाता है कि ये क्यों पूछ रहा है क्वेरी। पहले तो गूगल समझ ही नहीं पाता था कि वो क्यों पूछ रहा है क्वेरी, तो अब वो समझ जाता है, और वो समझ के आपके टोन के हिसाब से जवाब देता है। अब उसके अंदर एक एथिकल इशू भी है कि एआई हेलुसिनेट करता है। मतलब कई बार आप उससे कुछ पॉजिटिव चीज पूछोगे, वो पॉजिटिव नहीं भी होगा ना आंसर, लेकिन सिंस आपने पॉजिटिवली मांगा है, तो वो हेलुसिनेट करके उसको पॉजिटिवली करके दिखा देगा। तो अभी तक उसके जो गार्ड रेल्स हैं वो इतने वेल डिफाइंड अभी हुए नहीं है, एंड कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है। तो जो आपने कैपिटल का मेन क्वेश्चन पूछा, अभी तो कंसेंट्रेट हो रही है ये सब बड़ी कंपनीज, जैसे परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन, मतलब 1 बिलियन से 18 बिलियन कब पहुंच गई पता ही नहीं चला, बिकॉज उसने एक छोटा सा इनोवेशन करके सेपरेट वर्टिकल क्रिएट कर दिया। उसने कहा ओपन एआई आपको एनालाइज करके आंसर्स दे रहा है, मैं आपको विद सोर्सेज के लिंक्स दूंगा। तो आपको ये भी है कि मैंने ये चीज इस वेबसाइट से ली है, और नीचे छोटा सा लिखा हुआ लिंक आता है उसमें। तो इट हैज बिकम एन एग्रीगेटर ऑफ इंफॉर्मेशन presented to you exactly in the way you want with the links, which is a killer for Google, because Google कहां जाएगा भाई? 2 बिलियन लोग आ गए हैं ओपन एआई पे। और परप्लेक्सिटी का आपने देखा एयरटेल के साथ जो उन्होंने टाइप किया, एवरी एयरटेल यूजर हैज गॉट फ्री परप्लेक्सिटी प्रो फॉर 1 ईयर। दैट टू बी फ्री फॉर 1 ईयर। 350 मिलियन यूजर्स, 35 करोड़। आई एम यूजिंग परप्लेक्सिटी प्रो। I find it so better than Google because it is intelligent, it is generative,
इट अंडरस्टैंड्स कंटेंट, तो ये कैपिटल अभी तो कंसिडरेट रहेगी। बट टिपिकली वीसी के साथ क्या होता है ना कि पहले कैपिटल कंसंट्रेट होती है, फिर वो एक इनोवेशन में जाती है। इनोवेशन में जाने के बाद वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करते हैं जो बहुत फ्रीमियम बेसिस पे, चीप बेसिस पे अवेलेबल होते हैं, ताकि लोग कैच करें। तो वो लोग कैच करते हैं, उससे वो जो बेनिफिट्स ऑफ एआई है, जो पहले सिर्फ टॉप कंपनीज को मिल रहा था, फिर वो डेमोक्रेटाइज हो जाता है। फिर वो आप एज अ क्रिएटिव गाय, you will use Midjourney, you will use all kinds of AI, SaaS based AI, वो आप यूज करना शुरू करोगे। फिर फिर क्या उसमें कंपटीशन आ जाएगा, बिकॉज कैपिटल बहुत अवेलेबल है दुनिया में, खासकर फॉर दिस काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। तो वहां से वो डेमोक्रेटाइज होना शुरू हो जाता है। फिर वो जो कैपिटल एलोकेशन एक बहुत नीश तरह से हो रही थी, फिर वो धीरे धीरे उसका जो बेनिफिट है, इट कम्स टू दोज हु रियली सर्वाइव, बिकॉज बहुत सारी ऐसे लोग ट्राई करेंगे लॉन्च करना प्रोडक्ट्स जो कैच ऑन नहीं करेंगे, तो फिर वो पब्लिक डिसाइड करेगी, कस्टमर डिसाइड करेगा कि वो किस चीज को कैच ऑन करता है। सो बेसिकली तो पहले जो आम आदमी है, जो कॉमन पीपल है, उनको पहले ये समझा देते हैं कि ये कैपिटल रिसफल होता क्या चीज़ है। वो थोड़ा सा क्लैरिटी में बताया लेमन लैंग्वेज में कि एक्चुअली में कैपिटल रिसफल एक्चुअली में है क्या। तो जो लोग कैपिटल एलोकेशन से कमाते हैं, पैसा डाल के कमाते हैं बिजनेस में, बहुत सारे टाइप के हैं। उसमें वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, फिर प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, उसके बाद आपके बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जिनके हाथ में पब्लिक का पैसा या गवर्नमेंट का पैसा रहता है, और उनका मैंडेट होता है कि हमें इस पैसे को इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करना। तो उसको कैपिटल एलोकेशन बोलते हैं कि वो उस पैसे को कहाँ लगाएंगे। अभी क्या है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड सेक्टर्स हैं, स्टील का प्लांट है, पता है कि स्टील की साइकिल होती है, 3-4 साल अच्छी चलती है वर्ल्ड मार्केट, फिर वो नीचे आ जाती है, फिर सब लोग रो रहे होते हैं, फिर वो ठीक हो जाती है। आउटपुट इनपुट गैप जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उस पर एक कैपिटल लगती है। तो जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स में कैपिटल लगती है, वो आपको पता है कि चलो स्टील प्लांट है, इसमें इतनी कैपिटल लग जाएगी। चलो ये सीमेंट का आया है, इंडिया में सीमेंट का काफी वो रहता है, आपस में मिलके वो लोग करते हैं काम, प्राइसिंग अच्छी रहती है, तो उस वजह से काफी कैपिटल चेज करेगी। लेकिन जब कोई नई चीज आती है, तो सबसे पहले उसमें वो पैसा लगता है जो सबसे रिस्की एसेट्स चेज कर रहा होता है। वो कहता है कि यार ये कोई नई चीज आई है, हम उसमें पैसा लगाएंगे, अगर ये पैसा चल निकला तो दिस विल गो 500 टाइम्स, लेकिन अगर नहीं चलेगा इट माइट जस्ट नॉट गो एनीवेयर, बट आवर कैपिटल इज फॉर दैट। इसके लिए जैसे जेफ बीजोस है अमेजोन का, लोगों ने कहा कि व्हाई डिड अमेजोन गेट क्रिएटेड इन यूएस ओनली। तो जेफ बीजोस का एक बहुत फेमस लाइन है उसमें कि यूएस में इतनी कैपिटल अवेलेबल है कि आप सीड स्टेज पे $50 मिलियन रेज कर सकते हो फॉर अ बिजनेस जिसका चांस ऑफ सक्सीडिंग इज ओनली 10%। ये इतनी रिस्क कैपिटल अवेलेबल है। तो जब कोई नई चीज आती है उस पर फिर कैपिटल एलोकेट होनी शुरू होती है, और जो सबसे ज्यादा रिस्क लेने हैं वीसी फंड्स, पेंशन फंड्स, एंडाउमेंट फंड्स, वो पहले वो लगाते हैं इसमें पैसा। उसके बाद जब वो चल निकलती है, फिर उसमें इजी मनी आना शुरू हो जाता है, फिर उसके आईपीओ होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव शोन परफॉर्मेंस। तो यही कैपिटल एलोकेशन है कि रीएलोकेशन की पहले एक जगह कंसंट्रेट हो रही है कैपिटल, फिर वो रीएलोकेट होके नई जगह पे लग रही है। सो बेसिकली जो फंड पहले लगते थे उसी फंड को फिर री एलोकेट करते हैं, तो उसको एक्चुअली रिसफल बोलते हैं। हाँ, रीशफलिंग। राइट राइट। सो बेसिकली आप बीसीए कंसल्टेंसी वेंचर से आपने बहुत सारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कराया है, अप्रॉक्सिमेटली 450 करोड़ एंड अबव, राइट। तो जैसे आपने बोला कि यूएस में इनोवेशन होता है तो सीड लेवल पे ही $50 मिलियन मिल जाते हैं, जैसे एआई इज ए इनोवेटिव प्रोडक्ट। तो अभी वीसी किस टाइप की एआई इनोवेशन में फंडिंग कर रहा है? वीसी 4 टाइप के एआई में पैसे लगा रहे हैं: इंफ्रा एआई, प्रोडक्टिविटी एआई, डेटा इकोनॉमी एआई और जनरेटिव एआई। तो इंफ्रा एआई मतलब
जैसे जो बैकबोन है, जैसे एआई को ना बहुत कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, बिकॉज वो वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा के ऊपर रन करता है, तो उसको बहुत इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है। आपको हैरानी होगी कि ओपन एआई ने एक न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के साथ टाई अप किया है कि आपका जो न्यूक्लियर प्लांट की एनर्जी है वो सारी हम ले लेंगे। और यूएस में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की लोग वो कर रहे हैं प्रिडिक्शन, बिकॉज ऑफ एआई, बिकॉज एआई के जो डेटा सेंटर्स हैं वो बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो ये तो इंफ्रा एआई हो गया। दूसरा हो गया डेटा इकोनॉमी एआई, तो बहुत वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा के ऊपर रन करता है ओपन एआई। अब क्या है कि इसमें थोड़े एथिकल इश्यूज ये हैं कि जिस डेटा के ऊपर आप एआई रन कर रहे हो, एआई का क्रॉलर जो रन कर रहा है उस डेटा को मैप कर रहा है और अपनी नॉलेज बेस में ले रहा है, वो डेटा आप किसका यूज कर रहे हो? अगर आप मीडिया का डेटा यूज कर रहे हो तो वो तो पेड होना चाहिए ना। लेकिन एआई जैसी चीज का अगर आप पेड डेटा यूज करते रहोगे तो इट विल रिक्वायर अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ मनी। तो उसके अंदर थोड़े से इश्यूज हैं कि वो कहाँ से रन कर रहा है इतने डेटा के ऊपर कि इट इज एबल टू गिव सच गुड आंसर्स। तीसरा है जनरेटिव एआई, कि दैट इज बेसिकली ह्यूमन और एआई के बीच का जो लेयर है, कि हाउ डज द एआई अंडरस्टैंड अ ह्यूमन। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज जैसे ओपन एआई अंडरस्टैंड कर लेता है, जैसे परप्लेक्सिटी अंडरस्टैंड कर लेता है। सो दे हैव क्रिएटेड अ वे, दिस these generative AIs, they understand the human language and reply back in that language। तो उसके अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो, और एप्लीकेशन एआई ये हो गया कि जैसे इतनी सारी एप्स खुल गई हैं जिस जो एआई यूज कर रही हैं। जैसे आपकी फैंसी पिक्चर्स बन जाएंगी, दे विल मैप योर फेस एंड गिव यू पिक्चर्स एज इफ यू आर स्टैंडिंग इन इटली, फ्रांस। या फिर मिड जर्नी हो गया, इट विल क्रिएट सम फैंटास्टिक, आप जो बोलोगे वैसी फोटो बना देगा। या फिर जैसे इसमें कुछ एथिकली भी गलत चीजें हो रही हैं, जैसे किसी पॉलिटिशियन का आप उल्टा वीडियो बना दो कि ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो उस टाइप के एप्स भी हैं जो इसके अंदर बन रही हैं, और बहुत ही लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम एक रेगुलर वर्क में एआई ऐड करके उसके बारे में कोई ऐप लॉन्च कर दें। अभी एक कंपनी मेरे पास आई थी, उन्होंने एआई यूज किया हुआ है। सो एआई तो ओपन एआई का यूज कर रहे हैं वो, फॉर विच दे आर पेइंग ओपन एआई। लेकिन अ, वो जो फाइनल एक्सपर्ट है जिसके लिए उन्होंने बनाया है, वो एक्सपर्ट उस डेटा को कैसे एक्सेस करता है और उस डेटा से बेनिफिट उसको कैसे मिलता है, उसका उन्होंने एक प्रोप्राइटरी प्रोसेस बनाया, विच वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट फॉर दैट द वे दे डिड इट। सो दे आस्क्ड मी ओवर अ कॉल, सर विल वी फाइंड वीसी फंडिंग फॉर दिस, बिकॉज एपीआई तो ओपन एआई का है। मैं आपको उसका हिस्टोरिकल बेसिस देता हूं। जैसे जब फेसबुक आया था तो लोगों ने फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी एप्स लॉन्च कर दी थी, और फेसबुक अपना डेटा प्रोवाइड कर रहा था। लोग कह रहे थे कि फेसबुक का मिलियंस का डेटा हम इजीली एक्सेस कर रहे हैं और उसके ऊपर कुछ लॉन्च कर रहे हैं, और लोगों ने बहुत कमाया। एक पॉइंट के बाद फेसबुक को रियलाइज हुआ कि वो इतने लोगों की पैसे कमवा रहा है, कमाई करा रहा है, तो वो फेसबुक ही क्यों ना कमाए। तो फेसबुक ने उन सबको शट करके और खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। तो अभी ओपन एआई ओपन सोर्स है। ओपन एआई वॉज लॉन्च एज ओपन सोर्स, वही एलॉन मस्क भी था जब उसमें, बट बाद में माइक्रोसॉफ्ट से इन्होंने फंडिंग ले ली। एंड माइक्रोसॉफ्ट इज नोन फॉर द मोस्ट क्लोज्ड प्रोप्राइटरी सोर्स सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट अपने पैसे नहीं छोड़ता लाइसेंस के, तो माइक्रोसॉफ्ट इज मेकिंग इट क्लोज सोर्स। तो अभी तो ओपन एआई का एपीआई यूज करके उसके ऊपर आप अपना एक प्रोसेस यूनिक लगा के और आप कुछ ऑफर कर रहे हो। लेकिन कल को ओपन एआई जिस दिन अपनी एप्स पे आ गया, वो आपको धीरे धीरे शट कर देगा। तो उस टाइम पे ये सारी स्टार्टअप्स जो है, दे विल बी वेरी रिस्की टू टू इन्वेस्ट योर मनी। राइट। जैसे अभी आपने ये चीज राइटली कोऑर्डिनेट किया एंड राइटली पुट आउट भी किया कि जैसे अभी एक प्रोसेस भी आपने बताया कि एक कंपनी को अगर वो जनरेटिव एआई है या फिर आंसर बेस्ड एप्लीकेशन है, हम उसको $20 देते हैं या $200 देते हैं, वो फिर ओपन एआई को $500 है, बीच में जो 300 का गैप है दैट इज वीसी मनी। तो कंसंट्रेटेड मनी ऑलरेडी है। तो जैसे पुरानी इकोनॉमी था, ओल्ड इकोनॉमी है, और अभी जो एआई इकोनॉमी है,
इसमें जो ब्रीज गैप है उस गैप को वीसी कॉन्ट्रैक्ट करके उसको गैप फिल कर रहा है। तो हाउ डू यू सी कि पुरानी इकोनॉमी और नई इकोनॉमी में क्या फर्क है, एंड क्या एआई इकोनॉमी इज अ सस्टेनेबल थिंग या फिर उसमें कुछ और भी डाइसी है? ये जो एआई इकोनॉमी है विल क्रिएट अ बबल which will disturb again like 2008. बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज अगर वो हर लेयर पे वीसी सब्सिडाइज कर रहा है एआई को, तो एंड ऑफ द डे जो अर्निंग्स आ रही हैं उस लेयर से, दे हैव टू जस्टिफाई वीसी मनी, कि उसने अगर पैसा लिया है तो उसको रिटर्न बना के देना है ना। अभी जस्टिफाई नहीं हो रहा, बिकॉज अभी एआई जो कंप्यूट पावर मांगता है, जो एनर्जी मांगता है, जो डेटा मांगता है, इट इज मैसिव। मतलब इस वजह से हर लेयर पे वीसी लगा हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, जैसे ओपन एआई 0.2 मिलियन से 12.5 बिलियन के मंथली क्वार्टरली रेवेन्यू पे आ गया। एनवीडिया 0.7 से 30 बिलियन की उस पे आ गया। तो नंबर्स आर देयर, दे आर गेटिंग द रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें। तो वीसी ने शुरू में कुछ ब्लाइंड लगाया होगा, लेकिन अभी उसको दिख रहा है कि ये, अगर गूगल ट्रिलियंस की कंपनी है, ओपन एआई की जो लेटेस्ट वैल्यूएशन चल रही है वो 500 बिलियन चल रही है, तो ये भी 500 से 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन पे जाएगा। तो वीसी को तो अपना 5-6 टाइम्स दिख रहा है। जो 100 बिलियन पे घुसा है उसको 2 ट्रिलियन पे एग्जिट मिल गई, या जो आज 500 पे घुस रहा है उसको 3 पे एग्जिट मिल जाएगी या 1.5 पे मिल जाएगी। 3 टाइम्स तो तब भी हो गया। अब मेन चीज ये है कि पार्टी कब तक चलेगी। 4.4 ट्रिलियन तक एनवीडिया पहुंच गया भाई, व्हाट इज द लिमिट? मतलब कोई एक लिमिट तो होगी ना। गूगल भी 3 ट्रिलियन पे शायद 3 तक गया था, फिर वापस आ गया था स्टॉक उसका। अमेजॉन थोड़ा रिट्रीट कर गया था। तो अभी तो कोई लिमिट दिख नहीं रही, बिकॉज एवरीबडी इज ऑन द एआई पार्टी। सब चढ़े हुए हैं अच्छी तरह से। तो जब तक मनी टैप इज फ्लोइंग, एक पॉइंट आएगा जब मार्केट विल आस्क फॉर रिटर्न्स। और अगर एआई कंपनीज में जिसमें वीसी ने डाला है, 3 से 4 या 5 साल के बाद अगर उन्होंने अच्छा एग्जिट नहीं दिया और उसकी खबरें आनी शुरू हुई, मार्केट में पहली 2 खबर कि डिस्काउंट वैल्यूएशन पे लिस्टिंग हुई है, या फिर कुछ कंपनीज जो वीसी ने मोटा पैसा लगाया था वो बंद हो गई, देन द पार्टी विल क्रैश। जैसे डीप सीक से क्रैश हुआ था भाई। लोगों ने कहा कि ओपन एआई थाउजेंड्स एम्प्लॉइज, वैल्यूएशन मल्टीपल बिलियंस, तो पार्टी चल रही थी कि ओपन एआई तो डिसरप्टर है। तो लोग कहते थे कि अगर आपको जनरेटिव एआई बनाना है तो ओपन एआई की तरफ देखते थे कि ओपन एआई ने तो इतने एम्प्लॉइज, इतनी फंडिंग, मैसिव बिलियंस, और बहुत ही टॉप एंड चीज। लेकिन डीप सीक आया चाइना का, उस दिन जिस दिन डीप सीक आया था और लोगों ने डीप सीक को यूज करके देखा था, उस दिन स्टॉक मार्केट क्रैश की थी यूएस की। नैस्डैक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इट वाज डाउन बाय 10-15%। बिकॉज डीप सीक ने सेम काम जो ओपन एआई बिलियंस लेके कर रहा था, उसने $30 मिलियन में करके दिखा दी। और एम्प्लॉइज भी सम हंड्रेड्स एम्प्लॉइज। तो जो लोगों का वो था ना कि एक्चुअली एआई में कितना रिसोर्स लगता है, वो कंपटीशन चेंज हो गया लोगों का। वो अलग बात है कि उसके 1 महीने बाद लोगों ने कहा कि डीप सीक में तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इश्यूज हैं, जिस डेटा पे रन कर रहा है वो चाइनीज गवर्नमेंट ने स्क्रब किया हुआ है अपने हिसाब से, तो वी कांट ट्रस्ट इट। तो फिर वो पार्टी दोबारा ओपन एआई की स्टार्ट हो गई और एआई स्टॉक्स की स्टार्ट हो गई। तो ऐसी इवेंट्स डिफाइन करेंगी कि कैपिटल एलोकेशन जो वीसी कर रहा है उस पे कैसा रिटर्न बनता है फाइनली। अभी तो इट्स लुकिंग वेरी गुड, बिकॉज ओपन एआई एंड एनवीडिया are showing that numbers are there. They are getting revenue, they are getting lot of cash flow. जैसे आपने ये बताया कि यूएस में कोई भी इनोवेशन होता है सीड लेवल में ही $50 मिलियन दे देते हैं। अगर इंडिया स्पेसिफिक भी अगर देखूं, इंडिया में तो उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट और या इतना इन्वेस्टमेंट पावर नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है, तो फिर ग्लोबल इन्वेस्टर एआई इकोनॉमी ऑफ इंडिया को कैसे देखते हैं?
ग्लोबल इन्वेस्टर इंडिया को दिखते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज बहुत है, दूसरा टैलेंट बहुत है, तीसरा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत फास्ट होता है यहाँ पे, जैसे यूपीआई अडॉप्ट हो गया एकदम से, स्केल कंपनी कर सकती है। रेवेन्यू वाइज कितना फास्ट ग्रो कर सकती है वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मिडिल क्लास शैलो है काफी, मतलब 10 करोड़ की मिडिल क्लास है, इट इज नॉट 20 30 40 करोड़। तभी आपने देखा कि क्रेड जैसी कंपनी जो अच्छे प्रोफाइल के बोरोवर्स और कस्टमर्स को रखती है, अच्छे सिबिल स्कोर वाले, उसके सिर्फ 1 करोड़ कस्टमर्स हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे है इंडिया में, टैलेंट बहुत अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बहुत फास्ट है, और यहाँ का जो प्रोडक्ट मार्केट फिट क्रिएट होता है इंडिया में, उसकी वैल्यू ग्लोबली है, बिकॉज इंडियन कस्टमर बहुत ही स्पॉइल्ड फॉर चॉइस है। इंडियन कस्टमर, यहाँ की कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है, तो इंडियन कस्टमर को प्राइस बहुत अच्छा चाहिए होता है, प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, और क्वालिटी सेंसिटिविटी भी है। आप देखो इंडियन एयर होस्टेस जो आपको सर्विस डिलीवर करती है, वो आपको ग्लोबली किसी भी एयर होस्टेस से नहीं मिलेगा, बिकॉज एक पैर पे खड़े होकर काम करते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर इंडिया को ऐसे ही देखता है कि यहाँ पे मैं एक ऐसा प्रोडक्ट का मार्केट फिट क्रिएट करूंगा जिसमें आई एम एबल टू फाइंड अ बायर ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज नॉट कॉस्टली बट विच इज गुड क्वालिटी एंड इट इज डिलीवर्ड फास्ट। तो वो सारे पैरामीटर्स की तरफ से इंडिया को देखते हैं। तो फिर इंडिया में सबसे बड़े एआई की जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है वो कौन कौन से हैं? जैसे एग्रीकल्चर हो गया, तो फिनटेक हो गया, तो एग्रीकल्चर में जैसे सप्लाई चेन हो गया, फिनटेक के अंदर क्रेडिट स्कोरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर के अंदर अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स। अब आपको पता है कि हेल्थ केयर में आपको 2 टाइप की मेडिसिन मिलती हैं, या तो पेटेंटेड होती हैं, उनका कोई रेट नहीं होता, 200 की भी सेम चीज़ होगी, सेम मॉलिक्यूल होगा, 500 का भी सेम पत्ता होगा, कोई भी रेट लगा लो, और जनरिक्स होती हैं जिनके पेटेंट एक्सपायर हो चुके होते हैं। डायग्नोस्टिक्स में भी आप जनरली प्राइस बहुत वेरी करता है, लेकिन अगर आप एआई यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने एक्सरे कराया, अब वो आप एक्सरे किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो चार्ज करता है आपसे, लेकिन वही एक्सरे आप किसी एआई इनेबल्ड मशीन के अंदर फीड करके उससे आंसर मांगते हो, तो इट इज फास्टर एंड चीपर। अभी चैट जीपीटी के अंदर अगर आप कोई डायग्नोस्टिक हेल्थ की रिपोर्ट अपलोड करके उससे एनालिसिस पूछते हो, वो आपको वहीं के वहीं दे देता है, फ्री वाला वर्जन चैट जीपीटी का। तो ये चीजें, अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स, एग्रीटेक में यील्ड्स इंप्रूव करना, यील्ड डिटेक्शन, यील्ड इंक्रीज, सप्लाई चेन, फिनटेक के अंदर क्रेडिट स्कोरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, ये सारी चीजें हैं जहाँ पे एआई का बहुत मैसिवली। और इंडिया तो आपको पता है पहले कॉल सेंटर होते थे, फिर एक लेवल ऊपर बढ़ा इंडिया सब सर्विस चेन में, फिर बीपीओज आ गए जिसमें पूरे के पूरे बिजनेस प्रोसेसेस आप यहाँ से मैनेज कर रहे हो। अब जीसीसीज चल रहे हैं, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, 3,000 जो टॉप वर्ल्ड की कंपनीज हैं फॉर्च्यून की, उसमें से 2,100 के जीसीसीज यहाँ पर है। अब आप सोचो कि जीसीसी में आप कंपनी के सारे स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस इंडिया से ऑपरेट कर रहे हो, बिकॉज लेबर चीप है, ऑफिस का किराया चीप है, रेंट चीप है, और उसके अंदर एआई का कितना यूज है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल बीपीओ के अंदर अभी पीछे मेरे पास एक कॉल आया, मैं एक दुबई के एक्सपर्ट नेटवर्क का पार्ट हूँ जिसमें घुसना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसके लिए पेपर देना पड़ता है। तो वो लोग मुझे एक्सपर्ट मेंटर कैटेगरी में मानते हैं। तो वो कॉल आया मेरे पास यूएस के नंबर से, तो मुझे लगा कोई बात कर रहा होगा, देयर वाज अ लेडी इन द फॉरेन एक्सेंट। अब काफी टाइम बाद मुझे पता चला मैं एआई से बात कर रहा हूँ, मतलब इट वाज सो नेचुरल। मैंने जो जवाब दिए उसने उसी टाइप के आंसर्स दिए, उसने मेरी कॉल ऑटोमेटिकली फिक्स कर दी, ऑटोमेटिकली मेरे पास कैलेंडर इनवाइट आ गया। इट वाज लाइक, मतलब कि अगर ये पार्ट भी ऑटोमेट हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। चैट चैट बॉट्स होते हैं,
अब आपने देखा है कि पहले कॉल सेंटर लगाते थे लोग, तो लोग सोचते थे कि मेक माई ट्रिप वाले का कॉल सेंटर होता था, और हर ऐप का, अच्छी ऐप का कॉल सेंटर होता था। बट अ कॉल सेंटर इज वेरी कॉस्टली। कॉल सेंटर को तीनों शिफ्ट में चलाना सुपर कॉस्टली होता है, बिकॉज ज्यादा टाइम वेटिंग पे भी नहीं रह सकते। तो अब आपने देखा है, आप कॉल करते हो एयरटेल को, वो आपको आईवीआर से ही आंसर देने की कोशिश करता है, और वो आपको लास्ट ऑप्शन पे कॉल सेंटर पे लेके जाता है। और उसके अंदर भी उनके जो सॉफ्टवेयर्स बन गए हैं, वो एआई इनेबल्ड सारी उनकी स्क्रीन्स होती हैं। वो कहता है अच्छा इस बंदे का ये इशू पुराना चल रहा था, उसकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होता है। तो ये जो मैसिव, अच्छा कॉल सेंटर तो लोगों ने बंद ही कर दिए हैं। मतलब आजकल अमेजोन तक के कॉल सेंटर पे पहुंचना इतना मुश्किल कर दिया है उसने। मेरे पास, मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, प्रोडक्ट नहीं आया, उसकी जगह कुछ और लोशन आ गया, पता नहीं क्या आ गया। मैं ऐप के अंदर ढूंढने जा रहा हूँ कि यार इसमें कॉल सेंटर पे कैसे जाते हैं, और फाइनली मुझे कुछ अलग कंप्लेंट टाइप की डालनी पड़ी उसमें, तब जाके वो बटन आया, कॉल कॉल अमेजोन, और वहां का कॉल बैक आया। तो एवरीबडी इज मेकिंग इट डिफिकल्ट कि खर्चा ना हो कंपनी का। तो यहाँ पे बहुत स्कोप है एआई का। और ये जो एआई रिसफल्स है, एआई का जो कैपिटल रिसफल है, ये अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है? स्टॉक मार्केट पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। जो टेक हैवी स्टॉक्स हैं, वो ट्रेंड करेंगे टुवर्ड्स अप, हाइप के ऊपर। और ईटीएफ्स और थीमेटिक फंड्स जो हैं, उसके अंदर जो एआई इनेबल्ड हैं, वहां पे ज्यादा ग्रोथ रहेगी। और ऐसा बहुत मतलब जो एल्गोरिथम बेस्ड कंपनीज हैं, जो एल्गोज यूज करती हैं, मे बी दे गेट इवन फास्टर विद देयर डिसीजन मेकिंग। जो उनके बॉट्स हैं, दिल गेट इवन फास्टर। और जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, वो थोड़ा सा प्रीमियम नहीं होगा उनके ऊपर, मतलब वो नॉर्मल उसमें चल रहे होंगे वैल्यूएशन रेंजेस में। और ये जो प्रीमियम मिल रहा है एआई एनेबल्ड स्टॉक्स को, दिस प्रीमियम विल गो अप। अभी आपने देखा कि जो एनविडिया है, नोबडी थॉट कि वो गूगल को क्रॉस करेगा, अमेजोन को क्रॉस करेगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वो क्रॉस कर गया है ऑलरेडी। ये रहेगा ट्रेंड जब तक कोई ब्रेक इन द ट्रेंड नजर ना आए मार्केट को, कि एआई इनेबल्ड स्टॉक्स आर नॉट गेटिंग द नंबर्स, उनको मार्केट रेवेन्यू नहीं मिल रहा उनको, तो मार्केट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द प्रीमियम। क्योंकि प्रीमियम जस्टिफाई तभी तक होता है जब तक ग्रोथ आ रही होती है। कि एक चीज 1 से 30 हो गई, तो उसकी वैल्यूएशन 10 से 100 जस्टिफाई होती है। लेकिन अगर वो 30 से 60 जाने के बजाय 30 से 40 पे अटक गई, तो वो प्रीमियम जो हम जो दे रहे होते हैं उसको, जो एक्स्ट्रा मल्टीपल दे रहे होते हैं उसका वैल्यूएशन का, वो फिर कम हो जाता है। तो फिर ये जो एआई रिसफलिंग के वजह से जैसे स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन आएंगे, तो फिर पर्सनल वेल्थ क्रिएशन में फिर आपको कैसा दिख रहा है, क्या इम्पैक्ट आएगा इसमें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है विजय भाई, बिकॉज जो लोग अर्ली अडेप्ट कर लेंगे, दे विल गेन। अब इसके अंदर एक बड़ा वोलेटिलिटी रहेगी, बिकॉज एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर टॉप एआई स्टॉक्स हैं। जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है वो उसकी तरफ देख रहा है और कह रहा है कि यार ये स्टूपिड है, बिकॉज ये जिस मैं मार्केट में 10 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट वैल्यूएशन दे रहा हूं, ये 100 टाइम्स दे रहा है। लेकिन वो 6 महीने बाद देखता है यार वो 100 टाइम्स का वैल्यूएशन 150 टाइम चला गया, मैं 10 का 12 पे नहीं गया। तो जो अर्ली अडेप्टर्स होंगे, जैसे ये बात कही जाती है कि चार्ली मुंगेर ने बोली थी, जो वॉरेन बफेट के पार्टनर रहे हैं, कि द स्टॉक प्राइसेस कैन स्टे एलिवेटेड लॉन्गर देन द फंडामेंटल्स कैन रिमेन गुड। मतलब फंडामेंटल डाउन भी जा रहे होंगे, पता चले स्टॉक नीचे ही नहीं आ रहा। तो स्टॉक प्राइसेस जो है ना, वो लिक्विडिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, परसेप्शन के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। और इंडिया की मार्केट ना एक हाई बीटा मार्केट बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे सेंटिमेंट बहुत मैटर करता है। अभी एक कंपनी
है जिसका 60 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट वैल्यूएशन चल रही है, तो ग्रोथ अच्छी है प्रॉफिट की, तो वो स्टॉक 60 टाइम्स पे चल रहा है। अब नेचुरली मैं उसकी तरफ देखता हूं, तो मेरे अंदर जो सेन इन्वेस्टर बैठा हुआ है वो ये कहता है कि 60 टाइम क्यों भाई, फास्ट ग्रोथ जस्टिफाई होनी चाहिए ना 60 टाइम्स के लिए। तो मुझे वो जस्टिफाइड नहीं लगता, मुझे जोमेटो जस्टिफाइड नहीं लगता कि भाई ब्लिंकिट इतना ग्रो कर गया, और इन्होंने पहले ही 250 करोड़ में ब्लिंकिट खरीदा था, और वो 250 करोड़ का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ पहुंच गया, तो जस्टिफाइड है। लेकिन उसका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, उसका जो मैक्सिमम पार्ट है नेट प्रॉफिट का, वो जो उनके पास इन्वेस्टर के पैसे पड़े हैं एफडी में, उसके इंटरेस्ट से आ रहा है, लेकिन वो शेयर नीचे ही नहीं आता इटर्नल का। तो कब तक यूफोरिया रहेगा, और यूफोरिया की कोई अपसाइड नहीं होती। मैं चार्ली मुंगेर की एक और बात बताऊं, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी। जब मैंने उसका ये जवाब सुना था तो मैं हैरान हो गया था कि ये क्या बात बोली है उसने। किसी ने उससे पूछा कि इलॉन मस्क अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट मानते हैं, तो हमें टेस्ला का शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो चार्ली मंगेर ने बोला, न मैं टेस्ला का शेयर खरीदूंगा न मैं बेचूंगा। मतलब अगर मैं खरीदूंगा तो इस वैल्यूएशन पे मेरा जो रैशनल माइंड है वो कहता है कि यार ये कैसे खरीद सकता है तू इस वैल्यूएशन पे, एक छोटी सी ईवी की कंपनी जिसकी वैल्यूएशन बाकी टॉप 10 कार कंपनीज का मिला के भी उससे ज्यादा वैल्यूएशन है एक कंपनी की। तो तेरा रैशनल माइंड कहेगा ना कि भाई तूने तो 50 साल से इन्वेस्टिंग कर रहा है, तेरे को तो साइकिल्स पता है सारी, तो तू कैसे खरीद सकता है उसको। लेकिन मार्केट इलॉन मस्क को रोज कोट करती है। जब से उसने ट्विटर खरीदा है उसका नाम एक्स चेंज करके सिर्फ इलॉन मस्क के ट्वीट आ रहे हैं उस पर, बाकी सबने छोड़ दिया है ट्विटर, सिर्फ एक्स हो गया है इलॉन मस्क की पार्टी। तो वो बहुत रोज एक आर्टिकल न्यूज इंडिया में देखो, रोज टाइम्स ऑफ इंडिया में इलॉन मस्क के बारे में एक आर्टिकल होता है। तो अगर वो सोचे मैं शॉर्ट कर देता हूं शेयर को, तो इलॉन मस्क का शेयर शॉर्ट कर रहा है भाई, जो हमेशा ऊपर ही जाता है, तो वहां में नुकसान बना सकता है। क्योंकि बिल गेट्स ने शॉर्ट किया था, बिल गेट्स का फेमस शॉर्ट था टेस्ला के ऊपर, क्योंकि उसने कहा कि ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन अगले 10 कंपनीज की, ऑटो कंपनीज की टोटल वैल्यूएशन से भी ज्यादा है, तो उसने शॉर्ट कर दिया। तो इलॉन मस्क का उसमें बोला था उसने कि बिल गेट्स ने गलत किया है मेरे शेयर को शॉर्ट करके, और बिल गेट्स ने फाइनली उसमें 1.5 बिलियन का लॉस किया उस शेयर में, बिकॉज उसकी शॉर्टिंग, शेयर नीचे नहीं गया और ऊपर चला गया। तो मुझे चार्ली मुंगेर का वो बात याद आती है कि कई स्टॉक्स होते हैं ना आप उनको खरीद सकते ना आप उनको बेच सकते, आपको बस मार्केट इज राइट जो विजडम होती है उस पर चलना पड़ता है। तो कल को आज उनको 60 पीई मिल रहा है, कल को 200 पीई भी मिल सकता है, फिर ये मत बोलना कि पार्टी मिस कर दी। डोंट से, या तो उसको ये सोच के कि नहीं मेरा रैशनल माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मैं नहीं लूंगा, और मैं बुरा भी नहीं मानूंगा अगर ऊपर बढ़ गया, या फिर इतनी हिम्मत है तो शॉर्ट कर दो। तो जैसे वॉरेन बफेट की एक लाइन है कि जब समुद्र का टाइड जाता है तो पता चलता है कि बिना कच्छे के कौन नहा रहा था, बिना अंडरवियर के कौन नहा रहा था, वो तब पता चलता है। तो जब स्टॉक मार्केट नीचे आनी शुरू होती है, और जनरली जो इंडेक्स होता है ना वो हमेशा कम नीचे आता है, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स बहुत नीचे आ रहे होते हैं क्योंकि पब्लिक बेच रही होती है, लेकिन इंडेक्स तो टॉप 30 बेस्ट स्टॉक्स का होता है, टॉप 20 बेस्ट स्टॉक्स, तो वो सबसे कम सेल होते हैं, तो इंडेक्स इतना नीचे नहीं आता। तो तब पता चलता है कि किसके शॉर्ट्स उल्टे पड़ गए, किसके लॉन्ग्स उल्टे पड़ गए, किसकी स्ट्रैटेजी गलत थी। बट अगर देखा जाए इंडियन यूथ को, तो इंडियन यूथ एक्चुअली में अगर एसेट एलोकेशन जो होता है उसको किस हिसाब से उनको फोकस करना चाहिए। इंडियन यूथ को ईटीएफ्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडेक्स फंड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, डिजिटल सेक्टोरल थीम्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, और गोल्ड से मिक्स करके जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, ताकि गोल्ड एक हेज की तरह रहे। अब इसकी पूरी कहानी ये है कि देखो, अगर जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर होता है उसका एक वर्ड यूज होता है अल्फा। वो अल्फा ये माना जाता है कि उसकी कितना स्किल है कि वो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा रिटर्न बना के दिखा सकता है। तो आपको पता है कि
सारे लोग चाहते हैं कि गोल्डमैन सैक्स में काम करें, मॉर्गन स्टैनले में काम करें, जेपी मॉर्गन में काम करें, वो कहते हैं वॉल स्ट्रीट के टॉप बैंक्स में काम कर रहे हो। और लोग ये सोचते भी हैं कि यार मैंने अपना पैसा मॉर्गन स्टैनले की वेल्थ मैनेजमेंट यूनिट को दिया हुआ है तो मेरा अच्छा ही रिटर्न आएगा, क्योंकि वो टॉप आईएम के लोग रखते हैं, हार्वर्ड के लोग रखते हैं, स्टैनफोर्ड के लोग रखते हैं। तो ये सारा जो थ्योरी है इसको पंक्चर किया है वॉरेन बफेट ने। वॉरेन बफेट ने बोला कि द अल्फा जनरेटेड बाय एनी फंड मैनेजर in 99% of the cases cannot be more than the return generated by an index fund. पैसिव इंडेक्स फंड में पैसे डाल के छोड़ दो, वो ज्यादा रिटर्न जनरेट कर देगा एज कंपेयर टू कि आप किसी फंड मैनेजर के ऊपर बैंक करो कि ये मुझे बहुत अच्छे स्टॉक्स में करके देगा। और उसका प्रूफ है 50 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स इंडिया में जिन्होंने थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स खोले थे पिछले एक साल में, मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट दिखा दूंगा, उन्होंने लॉस बना के दिया है। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग करो बिकॉज वो टॉप स्टॉक्स का इंडेक्स है। डिजिटल प्लेस करो बिकॉज उनका हमेशा जो मल्टीपल होता है, रेट वैल्यूएशन मल्टीपल होता है, वो हमेशा हाई होता है। गोल्ड से हेजिंग करो। अब गोल्ड की कहानी अलग है कि गोल्ड शुरू से ही एज अ प्रिजर्वर ऑफ वैल्यू देखा जाता है, और इंडियंस तो बड़े स्मार्ट है इस मामले में, बिकॉज हमारी 30% जीडीपी थी हमारी कंट्री की, तो सबको समझ में आती थी वेल्थ क्या होती है। किंगडम खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, उनके नए नए सिक्के आते रहते हैं, लेकिन गोल्ड की वैल्यू वहीं की वहीं रहती है। तो डॉलर की वैल्यू 1972 के बाद से गिरी है दुनिया में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डॉलर प्रिंट करके और दुनिया का सामान खरीदते रहते हैं उस कागज से, तो लोग गोल्ड को रखते हैं। अब इंडिया की हाउसवाइफ्स ने 25,000 टन गोल्ड रखा हुआ है। और सेंट्रल बैंक जो हर कंट्री के होते हैं, जो मनी प्रिंट करते हैं, वो भी कुछ एसेट्स रखते हैं। तो वो पहले गोल्ड रखा करते थे 1972 से पहले, अपनी करेंसी को बैक करने के लिए गोल्ड रखा करते थे। और यूएस ने कहा गोल्ड रखने की बजाय डॉलर रखो, रिजर्व करेंसी इज द डॉलर। तो हर करेंसी जो प्रिंट करी उसके पीछे कुछ गोल्ड रखते थे सेंट्रल बैंक्स, वो बंद कर दिया उन्होंने। अभी क्या हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के $300 बिलियन अमेरिकन ट्रेजरीज में पड़े थे, बॉन्ड्स में, जिन पे 1-2% का ब्याज मिलता था। बाइडेन साहब ने उसको ब्लॉक कर दिया। उसने कहा रशिया जो यूक्रेन में डेवस्टेशन करेगा, यूक्रेन को हम बाद में बनाएंगे इस 300 बिलियन से, जो रशिया का पैसा है, जो हमारे बॉन्ड्स में पड़ा है। बट जस्ट थिंक ऑफ इट विजय भाई, एक कंट्री का पैसा आपके बॉन्ड्स में पड़ा है, इट इज अ मैटर ऑफ फेथ इन द डॉलर कि मेरा पैसा सेफ है। तभी दुनिया यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में डालती है। उसको रिस्क फ्री बॉन्ड्स बोलते हैं कि गवर्नमेंट के बॉन्ड है, रिस्क फ्री है। हमारी जो कैलकुलेशन होती है डीसीएफ, उसके अंदर भी रिस्क फ्री रेट, जो सेंट्रल बैंक का रेट होता है बॉन्ड्स के ऊपर, उसको रिस्क फ्री रेट माना जाता है। लेकिन वो आपने मार लिया। साथ में ये अनएथिकल भी हो गया। अनएथिकल है। एक पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम डॉलर के ऊपर है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा झटका लगा कंट्रीज को। अब इंडिया के 700 बिलियन है डॉलर्स रिजर्व्स, मान लो वो ब्लॉक कर दिए तो ट्रंप ने, तो सबके कान खड़े हो गए। चाइना का तो ट्रिलियंस में पड़ा है बॉन्ड्स के अंदर, तो उन सब ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। तो गोल्ड इस वजह से पिछले 6 महीने में डबल हो गया, 8 महीने में, 6-9 महीने में। और लॉन्ग टर्म इसलिए गोल्ड को कहते हैं, 2013 से 20 तक गोल्ड गिर रहा था, तो लोग कहते थे गोल्ड नहीं बढ़ता, गोल्ड नहीं बढ़ता, क्योंकि क्रिप्टो आ गया था। यूएस ने क्रिप्टो बनाया कि जो एक्स्ट्रा डॉलर घूमता रहता है दुनिया में, हमने प्रिंट कर रखा है और हम बांटते रहते हैं पूरी दुनिया में, वो रिटर्न्स चेज कर रहा होता है, वो एसेट्स चेज कर रहा होता है। तो वो रियल एस्टेट में घुस जाता है, बबल्स आ जाते हैं, फिर वो स्टॉक मार्केट में घुस जाता है, बबल्स आ जाते हैं, फिर वो कमोडिटीज में, फिर वो ऑयल में घुस जाता है, बबल्स आ जाते हैं। बबल्स आते हैं, फूटते हैं, आते हैं, फूटते हैं। तो वो गोल्ड में भी घुस जाता है, और सबसे ज्यादा गोल्ड में घुसता है, बिकॉज सारी कंट्रीज को गोल्ड पे फेथ है। तो यूएस ने कहा लेकिन गोल्ड माइंस हमारे पास ज्यादा है नहीं, ज्यादा अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रशिया के पास है, चाइना के पास है, अफ्रीकन कंट्रीज के पास है।
तो ऐसा कैसे कि एक हमारा ही डॉलर हम ही एक्स्ट्रा प्रिंट कर रहे हैं और उसका फायदा हमें नहीं मिल रहा। और यूएस तो कैपिटलिस्ट है, तो यूएस ने क्रिप्टो क्रिएट किया कि हम एक नई एसेट क्लास बनाते हैं और उसकी एसेट क्लास को धीरे धीरे उसको गोल्ड टाइप के फीचर्स दे देंगे कि उसमें माइनिंग होती है लेकिन उसमें डेटा माइनिंग होती है, इस टाइप की हम बना देंगे। ओपन सोर्स रखेंगे, शेयर मार्केट टाइप की फील बनाएंगे, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग इनबिल्ट होगी, जितना मर्जी पैसा लगा दो। और शुरू के जो बिटकॉइंस थे वो यूएस के रिच लोगों ने रख लिए, उसके बाद सारी दुनिया को मार्केट करना शुरू कर दिया, क्रिप्टो 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 क्रिप्टो। वो आज सुपर हाई पे चल रहा। अब आप मेरे से पूछो कि बिटकॉइन सुपर हाई पे चल रहा है, इसका मतलब क्रिप्टो खरीदना चाहिए। लेकिन नॉर्मल एक एसेट के जो साइकिल्स आती हैं वो बहुत सालों बाद आती है ना, वोलेटिलिटी नहीं होती उनमें ज्यादा। ये तो भाई जब गिरता है तो ये 50% गिरता है, 60%, और इसकी 5 साइकिल आ चुकी हैं पिछले 6 साल में। उसका रीजन पूछो, क्योंकि अंडरलाइन वैल्यू ही नहीं है उसकी कोई, इट इज अ नंबर ऑन द स्क्रीन। कभी आप क्रिप्टो कॉइन को लेके कभी दुकान पे यूज कर सकते हो? आप एक स्टॉक खरीदते हो कंपनी का, नहीं उसके नीचे एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बना रही है, डिविडेंड दे रही है, एक वैल्यू है। कल को आप कमोडिटी खरीदते हो, उसके नीचे प्रोडक्ट है, कमोडिटी है। रियल एस्टेट खरीदते हो, भाई वो बिल्डिंग दिख रही है, लैंड दिख रहा है, यहां कुछ है ही नहीं। तो मैं एक नॉर्मल बंदे को, यंगस्टर को बोलूंगा कि अपने पोर्टफोलियो को कुछ पार्ट गोल्ड में, कुछ पार्ट डिजिटल स्टॉक्स में, कुछ डिविडेंड जनरेटिंग स्टॉक्स जैसे कोल इंडिया वगैरह जो सुपर डिविडेंड देते हैं, ऑयल कंपनीज, वो उसमें, और कुछ पार्ट रियल एस्टेट में भी रखना चाहिए। क्योंकि रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में इंडिया में राइज करती है, उसका तो फॉर द सिंपल रीजन की पॉपुलेशन बहुत हाई है, और जो अर्बन लैंड है नॉन एग्रीकल्चरल, वो सप्लाई आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है बाय द गवर्नमेंट, तो उसकी वैल्यू भागती है ऊपर। जैसे आपने गोल्ड, क्रिप्टो की बात करी, स्टॉक की बात करी, तो ये एआई इकोनॉमी में और एआई एरा में ये तीनों में से कौन सा सबसे सेफ बेट हो सकता है? क्रिप्टो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज क्रिप्टो का कोई बेस नहीं है, मतलब इट इज जस्ट प्रॉप्ड अप। मतलब ट्रम्प की स्टेटमेंट है, डोनाल्ड ट्रम्प की, कि वो अभी रिसेंट स्टेटमेंट है आफ्टर ही बिकेम प्रेसिडेंट। ये सेड कि हमने ना एक क्रिप्टो को बनाया हुआ है कि जो एक्स्ट्रा डॉलर का रिटर्न है वो हम ही लोग फायदा उठाएं, यूएस। इस वजह से वो क्रिप्टो को प्रॉप अप करते रहते हैं। जब वो 5 बार नीचे आ चुकी है साइकिल भयंकर तरीके से, और लोग इतने ज्यादा इम्पैक्ट हुए, तो इंडियंस तो भर भर के डालते हैं पैसा क्रिप्टो में, तो वो इम्पैक्ट हुए थे लोग। तो यूएस ने दोबारा प्रॉप अप कर दिया उसको, उसके इंडेक्स फंड्स अलाउ कर दिए, उसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स को पैसा डालना अलाउ कर दिया, और तो वो प्रॉप अप करते रहते हैं उसको। तो क्रिप्टो इंडिया में तो इश्यू है, बिकॉज 1% टीडीएस काटना पड़ता है, 30% टैक्स लगा हुआ है उसके ऊपर, और आप लॉसेस को ऑफसेट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है। एक गाय वाज टेलिंग मी कि यार मेरे तो सारे दोस्त उसमें कैश में ही लगाते हैं, क्रिप्टो में डिक्लेयर नहीं करते। अब वो कैसे करते हैं आई डोंट नो। तो क्रिप्टो में सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप दुबई रहते होते, कोई यंगस्टर दुबई रहता है कुछ, तो क्रिप्टो में वो कर रहा है सम पोर्शन, 10%, 5% कर सकते हैं रिटर्न लेने के लिए। इसमें चोरी भी हो जाते हैं, जो वॉलेट में से क्रिप्टो चोरी भी हो जाते हैं। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत 2 करोड़ रुपए के क्रिप्टो निकल गए थे उसके, तो वो भी हो जाते हैं। गोल्ड इज द अल्टीमेट हेज। मतलब अभी तो बहुत हाई पे है, लेकिन वही है ना कि यहां से कितना हाई चले जाएगा अभी भी कोई नहीं कह सकता, बिकॉज यूएस बहुत लोन लेके चल रहा है। 37 ट्रिलियन डॉलर का लोन है यूएस के ऊपर। इकोनॉमी शायद 30 या 26 ट्रिलियन डॉलर की है, और 37 ट्रिलियन डॉलर का लोन है। जब तक दुनिया डॉलर्स को ट्रेजरी बॉन्ड्स में डाल रही थी, तो उनके पास वो पैसा वापस आ जाता था, और बहुत कम इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स पे देते थे, 0.25%, 1%, 2%। अभी 4% दे रहे हैं। तो अब लोग ट्रेजरी बॉन्ड्स में नहीं डाल रहे पैसा, लोग यानी कंट्रीज नहीं डाल रही बड़ा बड़ा अमाउंट। तो इस वजह से यूएस को ज्यादा डॉलर प्रिंट करना पड़ रहा है, विच इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। कि आप जितना लोन रख के बैठे हो,
उस पे $900 बिलियन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और 900 बिलियन तो यूएस के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। तो ये जो गोल्ड की कहानी है, बिकॉज यूएस का स्ट्रक्चरल इशू है, और अभी डोनाल्ड ट्रंप टैक्सेस कम कर देता है। पिछली बार आया था तो 2 ट्रिलियन के टैक्सेस कम कर दिए थे, इस बार दोबारा 2 ट्रिलियन के टैक्सेस कम कर रहा है। तो वो पैसा कहां से आएगा भाई? कॉर्पोरेशंस के ऊपर तुम टैक्स कम कर रहे हो, तो एंड ऑफ द डे बिग ब्यूटीफुल बिल साइन किया ना उसने, तो फिर टैक्सेस कम कर दिए, लेकिन वो कौन पे करेगा? वो डेट से आएगा। डेट आप बढ़ाए जा रहे हो कंट्री के ऊपर, तो अल्टीमेटली फिर कंट्रीज फिर स्केयर डरेंगी डॉलर से कि यार ये डॉलर तो कभी भी, जैसे लोग कहते हैं कि जिस दिन डॉलर गिरेगा उस दिन 50% गिरेगा सीधा। और उसके साथ साथ जो ये एसेट बबल्स बने हुए हैं, रियल एस्टेट सारी कंट्रीज में भागी हुई है, स्टॉक मार्केट्स इंडिया की 84,000 हाईज के पास घूम रही हैं, गुड़गांव में 15 करोड़ 50 करोड़ के घर बिक रहे हैं, गोल्ड लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, ऑयल कभी नीचे ही नहीं आता, तो ये कट लगेगा इस पे। लेकिन जिस तरह से यूरोपियंस ने देखा डॉलर की तरफ, ने कहा ये डॉलर से तो बड़ा कम फायदा कमाया, यूएस ने पूरी दुनिया का माल खींच लिया। 17 सेंट का $1 बनता है जो आप छापते हो, तो 17 सेंट उसकी, और वो $100 का बिल होता है। 17 सेंट पे आप $100 की दुनिया से माल खरीदते हो। अब यूरो बना दिया यूरोपियंस ने। उन्होंने कहा ये जो डिफॉल्ट सेंट्रल बैंक का इन्वेस्टमेंट आता है कि उस पैसे को कहां रखें, जो अपनी सेविंग्स है डॉलर्स की, तो हम एक खुद की करेंसी बना देते हैं। तो यूरो इस समय बहुत हाई पे चल रहा है। येन, जापान इज टोटली इन द कंट्रोल ऑफ यूएस। यूएस का बेस है ओकिनावा में, तो वो जो चाहते हैं जापान वही करता। उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ती है यूएस की, तो वो येन यूज करना शुरू कर देते हैं। जापान को बोलते हैं येन छाप और दुनिया में लोन दे सस्ता, 1% पे, 0.5% पे। तो येन भी रिजर्व करेंसी है, येन भी है, यूरो भी है। अब चाइना घुस रहा है उसमें। चाइना कह रहा है कि भाई तुम 17 सेंट पे $100 कमा रहे हो, तो मैं भी युआन को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना दूंगा। सऊदी के साथ टाइप कर लिया कि जो ऑयल है वो युआन में भी बिक सकता है। जो ट्रेडिंग सेटलमेंट्स हैं, $1 ट्रिलियन का ट्रेडिंग सरप्लस है चाइना का, वो युआन में सेटल करने को रेडी है। उसने ऐसे सिस्टम बना दिए। और जो यूएस का स्विफ्ट सिस्टम है, जो ग्लोबल मनी फ्लो सिस्टम है, उसका रिप्लेसमेंट, नॉट रिप्लेसमेंट, उसका ऑल्टरनेटिव, वो ब्रिक्स जो ग्रुपिंग है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और उस ग्रुपिंग के अंदर सऊदी, ईरान, ये ज्वाइन कर चुके हैं, ऑयल वाली कंट्रीज, यूएई। तो इन्होंने स्विफ्ट का एक नया सिस्टम बनाया है। उसका सिंपल लॉजिक है, विजय भाई, यू आर अ कंट्री, मैं एक कंट्री टू। आप और मैं, आप मुझे 100 बिलियन का माल बेचते हो, मैं आपको 50 बिलियन का बेचता हूं। तो 50 बिलियन आउट ऑफ 100 बिलियन हमारी आपस की करेंसीज में हो सकता है, क्योंकि मिनिमम 50 का म्यूचुअल ट्रेड है। लेकिन पूरे 100 के लिए और पूरे 50 के लिए हम लोग डॉलर खरीदते हैं हमेशा, क्योंकि वो स्विफ्ट का सेटलमेंट सिस्टम है डॉलर्स में, कि डॉलर्स में ही सेटल होगा। तो डॉलर का फायदा होता है, उसकी डिमांड क्रिएट रहती। तो अब ब्रिक्स ने एक नया सिस्टम बनाया है, उसके अंदर हम दोनों का जो ट्रेड होगा, तो हम दोनों का जो मिनिमम कॉमन ट्रेड है वो एक दूसरे की करेंसीज में हो। उसके ऊपर एक नई करेंसी क्रिएट होगी जो ब्रिक्स की करेंसी हो। उसके अंदर चाइनीज युआन का वेट होगा, रशियन रूबल का होगा, ब्रिक्स ब्राजील का होगा, इंडिया का होगा, साउथ अफ्रीका का होगा। अब वो उसका एग्जैक्ट कॉन्टूर्स अभी आए नहीं है सामने। तो जिस तरह से यूरोज ने फायदा उठाया, जापान ने फायदा उठाया, अब इंडिया, चाइना, उस बात से ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। ट्रंप ने वार्निंग दी हुई है कि अगर ब्रिक्स ने कुछ एक्शन लिया स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए या करेंसी बनाने के लिए, तो हम टैरिफ्स लगाएंगे। दैट इज वाई हाँ, टैरिफ आर 50%। मोदी जी का दिमाग कैसे चलता है कि भाई 50% टैरिफ तो ऑलरेडी लगा चुका है, तो इससे अच्छा तो मैं करेंसी क्रिएट ही कर देता हूं, जब तो डंडा पहले ही कर रहा है। तो इसलिए वो चाइनीज विजिट्स चल रही, उल्टा इफेक्ट हो गया। तो इसके रहते मैं ये मानता हूं कि
गोल्ड लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज करेंसीज का कोई भरोसा नहीं है। डॉलर डूबेगा तो साथ में बहुत कुछ लेके डूबेगा, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए आप रियल एस्टेट रखो, कुछ कुछ गोल्ड रखो, स्टॉक्स रखो, कुछ डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स रखो, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, कुछ डिजिटल स्टॉक्स रखो। जोमैटो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मुझे तो उसकी वैल्यूएशन समझ में नहीं आती, लेकिन चार्ली मुंगेर की तरह ना मैं बेचूंगा ना मैं खरीदूंगा। तो इस टाइप से मैं मानता हूं कि आप अपना पोर्टफोलियो एक अच्छा बना सकते हो। तो अगर इस हिसाब से अगर देखी भी जाए, जैसे स्टॉक मार्केट की आपने बात करा कि बबल, अभी जो अर्ली इन्वेस्टर्स है, जो अर्ली पार्टीज में घुस गए, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट दोज हु आर लेट कमर वुड नॉट गेट बेनिफिट। तो अभी अगर साइड हसल और स्टॉक मार्केट को ले, विच इज अ बेनिफिशियल साइड? देखो, साइड हसल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा एक कजन है, वो एक आईटी कंपनी में जॉब करता है। साइड बाय साइड उसको एक ऑनलाइन एक यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसमें उसको कुछ डेवलप करना था। तो ऑफिस के टाइम से हटके वो अपने आप को अपस्किल किया उसने, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करके दिया और एडिशनल पैसे कमा लिए। तो साइड हसल कोई रोक नहीं सकता दुनिया में, एज लॉन्ग एज आप एक्स्ट्रा मेहनत करने को रेडी हो। अगर आप अपनी मेन जॉब से कॉम्प्रोमाइज करके कर रहे हो तो उसमें एथिकल इश्यूज हैं और कंपनीज आपको निकाल भी सकती हैं, तो उसमें वो कोई वो नहीं है। अब आप साइड हसल वर्सेस इन्वेस्टिंग पूछ रहे हो, स्टॉक मार्केट। तो आप ये मान के चलो कि जैसे आदमी एक तो वेल्थ मैनेज करता है, एक वो अपनी सैलरी देखता है कि मैं जिससे घर चलाऊंगा, तो साइड हसल विल ऐड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन जो साइड इन्वेस्टिंग है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट, वो आपकी बैलेंस शीट में ऐड करती है। दोनों साइड पे एक्शन करना आजकल के टाइम में बहुत जरूरी है। जैसे लोग बहुत ही, आपको इतने लोग बोलते मिलेंगे ना, पैसिव इनकम पैसिव इनकम। भाई पैसिव इनकम को देखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज आपने आंख बंद करी और पैसिव इनकम आनी शुरू हो गई। मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, वो एक ब्रांड को चढ़ी हुई थी रेंट, और ब्रांड 6 महीने बाद छोड़ के चली गई। फिर 3 महीने तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात करता रहा, फिर नई ब्रांड आई। तो करना पड़ता है एफर्ट। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपकी जॉब जाती है, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है आजकल, कभी भी किसी की जॉब चली जाती है, कभी कोई, आपको पता है कुछ ना कुछ चलता रहता है। उस टाइम पे बैलेंस शीट ही आपको हेल्प करती है। तो बेसिकली ये इट इज नॉट ईदर और, इट इज एक्चुअली बोथ। बोथ। तो मतलब इट इज अ सेफर बेट। सिर्फ साइड हसल या स्टॉक मार्केट नहीं होगा, उससे बेटर और सेफ बेट इज अपने आप को बोथ। अपस्किल और क्रॉस स्किल करते रहो। चाहे सपोज आपको फंडामेंटल इन्वेस्टिंग आती है किसी सेक्टर की, कि आपको उसके सेक्टर के बारे में नॉलेज है, लेकिन आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, तो आपको ये पता चलेगा स्टॉक में कब घुसना चाहिए मुझे। अच्छा, कई लोग सिर्फ टेक्निकल पे इन्वेस्ट करते हैं, मोमेंटम पे राइड करते हैं। गलत सही कुछ नहीं है, अगर वो रिटर्न बना रहे हैं तो बना रहे हैं, तो वो एक स्किल है। साइड हसल में एआई एक स्किल है। अब माय सन इज इन कॉलेज, मैं उसको बोलता हूं कि एआई सीख ले, यूडेमी से सीख ले, कोर्सेरा से सीख ले, एडेक्स से सीख ले। इतने वीडियो बेस्ड कोर्सेज हैं, सिंपल वीडियो आता है, सिंपल आंसर्स आते हैं, लास्ट में सर्टिफिकेट आता है। और व्हाई नॉट, अपने आप को रेलेवेंट तो रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर ये जो एआई इकोनॉमी है, एआई इकोनॉमी आम आदमी का फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कैसे दिख रहा है? देखो, एक तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, और वो आपको बनानी ही पड़ती है। कई लोग बिल्कुल अपने आप को ब्लाइंड रखते हैं कि नहीं यार हमारे बस की नहीं है, हम नहीं करेंगे। अच्छा, कई बार लॉस हो जाता है किसी का, तो बंदा पुट ऑफ हो जाता है कि नहीं यार मैं उसी से काम चलाऊंगा। लेकिन एंड ऑफ द डे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स चाहिए होती हैं। चाहे वो कहीं से स्टॉक मार्केट रिटर्न से आ रहा हो, या आपने कुछ गोल्ड लेके रखा हुआ है, या डिजिटल गोल्ड लेके रखा हुआ है, या, है ना। दूसरा है कि आप ना शुरू से थोड़ा इन्वेस्टमेंट सीखो। अब एक रूल होता है लाइफ का कि कोई भी आपको सर्विस किसी और से चाहिए हो, अकाउंटेंट की, लॉयर की, टैक्स एक्सपर्ट की, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट की,
तो आपको जैक ऑफ ऑल तो बनना पड़ता है। आप ये मत सोचो कि 100% कोई आपको कुछ आपके लिए 100% कुछ कर देगा। आज आपको अकाउंटेंट से भी डील करना पड़ता है, तो आपको अकाउंटिंग बेसिक आनी चाहिए ना। तो वो स्किल तो लाइफ स्किल है। और अगर आप सीनियर मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, लीगल, वो स्किल्स तो लाइफ स्किल्स हैं आपके लिए। आपको जैक ऑफ ऑल बनना पड़ता है। तो छोटा से इन्वेस्ट स्मॉल, छोटे से इन्वेस्ट करके सीखना शुरू करो। इन्वेस्ट अर्ली। 25,000 रुपए की सैलरी है, 2,000 रुपए इन्वेस्ट करती। तो ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई स्किल मैं इसलिए कहूंगा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज आप चैट जीपीटी यूज नहीं कर रहे। अच्छा, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक फ्रेंड है, उसने पेड चैट जीपीटी लिया हुआ है और वो जॉब करता है। तो मैंने उसको बोला, भाई तेरे को क्या जरूरत है? कहता है इसी की वजह से जॉब बची हुई है। सारी ईमेल्स उसकी चैट जीपीटी से बनती हैं, सारे उसके प्रेजेंटेशन के एनालिसिस, भाई साहब पूरा चैट जीपीटी पे जॉब चल रही है उसकी। तो मतलब मेरे हिसाब से कि एआई स्किल रखना, इन्वेस्टमेंट सीखना, फाइनेंशियल मार्केट्स को नॉलेज रखना, टेक्नोलॉजी की समझ रखना और अपने आप को अवेयर रखना चीज़ों के बारे में, और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 गोल्डन रूल्स मैं आपको दे सकता हूँ। और वो 3 गोल्डन रूल्स हैं कि एक तो डाइवर्सिफाई करो, एक ही एसेट क्लास में मत घुसे रहो। दूसरा, सेल्फ लर्निंग पे इन्वेस्ट करो। अगर आप बॉस को खुश रखने की बजाय, कंपनी के ऊपर वर्क करने की बजाय, करियर के ऊपर वर्क करने की बजाय अपने ऊपर वर्क करो तो आप लंबे जाओगे। तो एक डाइवर्सिफाई करो, एक सेल्फ लर्निंग में इन्वेस्ट करो, और तीसरा, जैसे हम एआई के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो एआई इज वन एग्जांपल, बट जैसे एआई टाइप की चीजें हैं, मतलब वो सब अपने आप को कन्वर्सेंट रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुनिया परप्लेक्सिटी यूज कर रही है, चैट जीपीटी यूज कर रही है, जेमिनाई, ग्रॉक यूज कर रही है, और आप अभी भी कैनवा, अडोब फोटोशॉप, कोई ऐसी चीज जो ऑटोमेटिक हो सकती है, आप उसके ऊपर कर रहे हो। नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग कैनवा और अडोब, बट मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपके पास ऐसे हाथ में चीजें हैं जो आप इजीली लर्न करके अपनी बेटर कर सकते हो प्रोडक्टिविटी को, तो यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दैट। जैसे एआई से आपने बोला कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने से आपकी जो जॉब है उसमें स्केलेबिलिटी ज़्यादा आ सकता है। तो फिर ये जो ग्लोबल जॉब मार्केट है, डू यू थिंक कि इंडिया की जो यूथ है, रिमोट जॉब्स जो होते हैं उनको ज़्यादा स्कोप वहाँ पे दिखता है? विजय भाई, बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है ये। देखो, हम इंग्लिश स्पीकिंग है, तो इंग्लिश और एआई का ऐसे एक कॉम्बिनेशन है ना, बिकॉज आपके पास सेम टूल है जो वेस्टर्न वाले बंदे के पास है, आपके पास इंग्लिश है, और आज तो आपको एक्सेंट इश्यूज भी नहीं है इंग्लिश में, आपको वोकैबुलरी इश्यूज भी नहीं है क्योंकि एआई आपके साथ है। तो इसके रहते आप बहुत ज्यादा बिजनेस ले सकते हो फ्रॉम द वेस्टर्न मार्केट्स, इंग्लिश स्पीकिंग मार्केट्स। लेकिन आपका कंपटीशन फिर अगेन बढ़ गया है। आज फिलीपींस वालों का एक्सेंट बड़ा खराब होता था, और पोलैंड वालों का, उनका इंग्लिश एक्सेंट होता था खराब, वहां पे उनको भी बेनिफिट है। तो अगेन, जैसे हमने शुरू में बात की, डेमोक्रेटाइजेशन हो रही है एआई की, तो यहाँ पे रिमोट जॉब्स, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इंडिया के सर्विस सेक्टर, जो कॉल सेंटर्स हैं और जो बीपीओ सेक्टर है, वो इशू फेस करेंगे, कंपटीशन फेस करेंगे। देखो, वो तो कंपटीशन शुरू से ही फेस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चाइना की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 26 ट्रिलियन पे पहुंच गई 30 साल में, और लेबर वहां चीप है नहीं, लेबर के 10-10 गुना रेट बढ़ गए हैं, उस तरह से इंडिया में नहीं बढ़े। और आज भी लेबर चीप है यहाँ पे, रुपी वैल्यू हमेशा गिरी हुई रहती है, तो उस वजह से चीजें बहुत चीप है यहाँ पे। तो ये जो एआई है ना, इट विल एड टू द एडवांटेज विच कॉल सेंटर पीपल एंड बीपीओ पीपल हैव, इट विल नॉट सब्ट्रैक्ट। तो मेरे हिसाब से इंडिया के सर्विस सेक्टर को रिमोट जॉब से फायदा रहेगा। रिमोट जॉब शायद बढ़े कम होने की बजाय, और
ठीक है, आप एआई अडॉप्शन करके कुछ एम्प्लॉयज काट सकते हो, बट एंड ऑफ द डे तो आपको क्रिएटिविटी और कंप्लायंस और प्रोसेस ड्रिवन जो अप्रोच है, उसके अंदर जितने भी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं, उनके अंदर आप एआई से नहीं कर सकते, वो आपको बंदा लगाना ही पड़ेगा। तो वो चीजें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। जैसे आपने इंडिया और चाइना की बात करा, जो ट्रिलियन इकोनॉमी बेस्ड भी बात करा, तो ये एआई इकोनॉमी के वजह से इंडिया वर्सेस चाइना का जो कैपिटल रिसफल है, उसमें आके कौन बढ़ेगा? आपको क्या दिख रहा है? कोई यूएस की इकोनॉमी जो है वो ना इनोवेशन हब है, और चाइनीज इज स्टेट ड्रिवन स्केल, कि स्टेट का होल्ड है उस पे स्केल को इंश्योर करने में। इंडिया का ना टैलेंट एंड एडॉप्शन हब है। तो इंडियन जो एडवांटेज है कि जनरली लोग बहुत ही जॉब को पूरी लाइफ अच्छी तरह करते हैं, कर्मा थ्योरी में बिलीव रखते हैं, तो इस वजह से एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं कि अपने एक्शंस पे ध्यान दो, तो वो एक रहता है। चाइना का स्टेट ड्रिवन है। अब आप देखो, बीवाईडी ने टेस्ला को कंपटीशन दिया हुआ है। अब हर कोई कहता था कि टेस्ला तो हर कंट्री में बाकी कार कंपनीज को खत्म कर देगा, लेकिन बीवाईडी की कार्स ओवरसेल टेस्ला इन चाइना। और चाइनीज गवर्नमेंट की फिलॉसफी क्या है, आज से नहीं है, वो कैसे 2 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन पे पहुंचे हैं, कि वो किसी भी कंट्री की कंपनी को सरवाइव नहीं चाहते हैं, सर बचे ना। सिर्फ गवर्नमेंट इतना सपोर्ट दे देती है कंपनीज को कि वो कंपनीज का इतना स्केल होता है, और वो इतनी सब्सिडीज मिलती हैं उसको, कि वो इतने चीप लेवल पे प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, कि उनका बिलीफ ये है कि हम लोग 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेचें कंट्रीज में, और उनकी कंपनीज जब खत्म हो जाए फिर हम वो 10 रुपए की चीज 12 रुपए की बेचें। तो शुरू में लॉस कर लो, जैसे लावा यहां होता था, माइक्रोमैक्स होता था, उसके बाद ओप्पो, वीवो, ये सब एक ही कंपनी का पार्ट है चाइना में। तो उन्होंने कहा ये तो हमसे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं चाइना से, और खुद के ब्रांड्स बना के बैठे हैं वहां इंडिया में। इन्होंने लॉन्च करे, शुरू में 10 रुपए की चीज 8 रुपए पे लॉन्च की, और बेटर डिजाइन लॉन्च करे, और लावा और माइक्रोसॉफ्ट को अच्छे डिजाइन दिए नहीं। जैसे ही 99% कंपनीज खत्म हो गई इंडिया की, उसके बाद 10 रुपए की चीज 15 रुपए में। तो चाइना का जो ये बीवाईडी की फैक्ट्री, आपको पता है कि 50 स्क्वायर माइल्स की फैक्ट्री है, 50 स्क्वायर माइल्स, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर, बड़ी फैक्ट्री। इतनी बड़ी कि चाइना की जो ईवी डिमांड है, उसके बाद भी बीवाईडी लार्जेस्ट सेलिंग है, हाईएस्ट सेलिंग, उसके बाद भी 50% कैपेसिटी पे फैक्ट्री चल रही। अब ऐसी फैक्ट्री इंडिया में लॉन्च करेगा, भाई यहां तो कोई बचेगा ही नहीं। कि टाटा की 14 लाख रुपए की गाड़ी कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा टेस्ला को 30 लाख 20 लाख? तो स्टेट ड्रिवन स्केल, इंडिया टैलेंट इनोवेशन, वीक रूपी, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, एवरीबडी प्रेफर्स एजुकेशन, सबको एजुकेशन पे फोकस। यूएस इनोवेशन हब, कि जहां पे अनलिमिटेड कैपिटल अवेलेबल है, कोई भी चीज नहीं आती है उस पर इतना पैसा डाल दो कि वो। अच्छा, ओपन एआई की देखो ना, अभी ओपन एआई के एम्प्लॉइज को जो स्टॉक्स मिले हुए हैं, उस पे एग्जिट ओपन एआई दे रहा है 500 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे। आप सोचो यार, कोई आदमी ओपन एआई में काम करेगा ना, वो क्यों करेगा बाकी कंपनीज में काम? वो एंथ्रोपिक में करेगा काम, परप्लेक्सिटी में करेगा, जहां पे उसको ये मेटा वाले दे रहे हैं ना ओपन एआई के इंजीनियर्स को लॉन्ग टर्म 100 मिलियन 500 मिलियन। अब इंडिया में दे सकता है कोई? तो इंडिया में 4,000 डीप टेक है, जिसमें से शायद 60 टॉप एंड है, जो एक्चुअली में दुनिया में कंपीट करके ब्रेक कर रही है। टोटल स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है 1,80,000 से ज्यादा। अब 1,80,000 में से 100 भी नहीं आप बना पा रहे कटिंग एज स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी में। कैपिटल इज द बिगेस्ट रीजन। कैपिटल, जो रिस्क कैपिटल है, वो यूएस में है, और इंडिया इंग्लिश स्पीकिंग है, ग्लोबली बहुत ज्यादा इंडियंस हैं, तो वो सोचते हैं यूएस में ही खोल लो जहां पे एडवांटेज है, तो इंडिया लूजेस आउट।
सर जैसे अभी इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड वी आर एमिंग फॉर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। तो आपको क्या लगता है कि बाय 2030 ये एआई ड्रिवन इकोनॉमी जो है एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है एआई बबल की वजह से? नहीं, इसमें एसेट बबल्स क्रिएट हो सकते हैं और साइबर अटैक्स हो सकते हैं एआई यूज करके। पॉलिसी लैग हो सकता है कि गवर्नमेंट एआई के पीछे चल रही है, मार्केट एआई अडॉप्ट करके फास्टर चल रही है। तो ये सारे थ्रेट्स हैं जो एआई की वजह से हो सकते हैं। अब जैसे आजकल आइडेंटिटी थेफ्ट्स हो रहे हैं, तो लोग आपकी आइडेंटिटी यूज करके आपके बैंक अकाउंट्स में और वॉलेट्स में घुस के एंड दे आर एबल टू स्टील। स्टॉक मार्केट्स में बॉट ड्रिवन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा है। अभी आपने जेन स्ट्रीट का स्कैंडल देखा हार्डली 20 days बैक। मतलब दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ $4 to $5 billion फ्रॉम द इंडियन मार्केट इन हार्डली सम टाइम। और वो क्या कर रहे थे कि उनकी एक स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी थी, और वो स्ट्रैटेजी ये थी कि डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस में पोजीशंस लो, लेकिन जो ऑप्शंस होती हैं वो अंडरलाइंग स्टॉक्स से गवर्नड होती हैं। तो स्टॉक्स को ही घुमा दो, स्टॉक्स की प्राइसिंग ही घुमा दो। और इंडियन रुपी इतना वीक रहता है ना कि वो 3-4-5 बिलियन से वो पूरी जिन जिन स्टॉक्स में प्ले कर रहे थे ना उन्हीं को घुमा रहे थे। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करना भी आसान हो गया है एआई की वजह से। यू आर एबल टू, योर बॉट्स, दे हैव बिकम फास्टर। और साइबर क्राइम्स, अब जैसे मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया, तो उसमें मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड का फोटो था और उसका नाम लिखा हुआ था, और वहीं से कि वी हैवंट मेट इन 10 years to 20 years, बट नाउ आई लिव इन यूएस और मेरे को कुछ पैसे की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा यार, मतलब अब कई लोग तो इनोसेंट होते हैं, दे वुड एंड अप पेइंग फॉर दैट। तो इस टाइप के, अच्छा पॉलिसी लैग का बड़ा इश्यू है। इंडिया थोड़ा फास्टर हुआ है पॉलिसी में, अब थोड़ी चीजें फास्ट मूव करती हैं यहाँ पे। बट अगेन इट इज नॉट ट्रू फॉर द इंटायर कंट्री। मतलब टीयर 2 में, टीयर 3 में अभी भी स्लो अडॉप्शन है चीजों का। अवेयरनेस होगी बिकॉज स्क्रीन्स पे सबको, हर कोई स्क्रीन्स पे है आजकल। लेकिन गवर्नमेंट जिस स्पीड से मूव करती है, ब्यूरोक्रेसी जिस स्पीड से मूव करती है, ग्राउंड पे चीजें जिस स्पीड से मूव करती हैं, वो लैग है वहां पे। अब ये लैग जब तक एक नॉर्मल मैनेजेबल रहता है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन अगर वो लैग की वजह से यू आर नॉट एबल टू कैच क्रिमिनल्स, थीव्स, यू आर नॉट एबल टू, पुलिस को और जो इन्वेस्टिगेटिव एपरेटस होता है उनको भी तो टूल्स चाहिए होते हैं। अब वो समझ ही नहीं पा रहे किसी टेक्नोलॉजी को। अब जैसे मुझे एक एग्जांपल याद आता है कि एक ट्रैवल ऑपरेटर कंपनी थी जिनका प्लेटफॉर्म था, उनका होटल डिवीजन था, फ्लाइट्स डिवीजन था, और एक शॉर्ट स्टेज का डिवीजन था। तो उन्होंने जो सीईओ रखा हुआ था होटल डिवीजन का, वो सारा डेटाबेस लेके कि किस होटल से टाई अप है और कितने रेट पे टाई अप है, उसने एक कंपेटिटर को ज्वाइन कर लिया और उनका होटल डिवीजन खुल गया कंपनी का। जो कंपेटिटर था ना, वो फॉरेन कंपनी फंडेड था। तो जो मेरे जान पहचान वाले थे इस कंपनी में, उनको मैनेजमेंट ने बोला, ही वाज द सीएफओ, सीईओ को भी बोला कि क्या कर रहे हो यार, मतलब वो ओपनली तुम्हारे सारे डेटा लेके खोल के बैठ गया, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो दे वेंट टू गुड़गांव पुलिस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। अब पुलिस को पता ही नहीं डेटाबेस को कैसे थेफ्ट को ट्रेस करना है, कैसे वो करना है। मतलब ऑल दे कुड मैनेज इन 6 months कि वो किसी तरह से पुश एंड पुल्स लगा के फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर उसके सीईओ को, जो कंपेटिटर का सीईओ था, उसको एक रात की जेल करवाई। फॉरनर था वो, बस वही करा पाए। उस केस में आज तक ना पुलिस ज्यादा कुछ प्रूव कर पाई कि वो डेटा गया है वहां पे। तो ये चीजें, मतलब कंट्री विच हैज बिकम फ्रॉम $2 trillion इन 2014 टू $4.2 trillion, डबल से ज्यादा इन 10 years, it's government apparatus, regulatory apparatus, systems, they have to keep pace.
अब जैसे अच्छी चीज एक हुई है, जैसे दिसंबर तक 99% ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया विल बी डिजिटाइज्ड। ऑलरेडी 90% हो गया है, 99% तक दिसंबर तक हो जाएगा। तो ये चीजें एक्शन हो रहा है बहुत। बट अच्छा, डिजिटल इंडिया जब से आया है, यूपीआई, आधार, जब से ये आया है, तब से चीजों को फास्ट करना, कंप्लायंट बनाना ज्यादा इजी हो गया। बट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू मतलब कीप पेस। जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट की जो स्पीड है वो स्लो है, एंड आप बहुत सारे बोर्ड में बैठे हैं इवन इन इंडिया एंड ऑल्सो ग्लोबली। तो आपके हिसाब से क्या दिख रहा है कि चेंज मेकर्स आर रेडी और दे आर नॉट रेडी फॉर एआई ड्रिवन इकोनॉमी? नहीं, अभी जो चेंज मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो रिएक्टिव मोड में है। पहले कुछ मार्केट में होता है, एक्सप्लोसिव न्यूज आती है कि एक ऐसी नई चीज क्रिएट हो गई है, देन दे रिएक्ट क्विक। अच्छा, पॉलिसी बनाने में, रेगुलेशन बनाने में, चीज को कंट्रोल करने में यूरोप नंबर 1 है। यूरोप के यहाँ सबसे कम इनोवेशन होती है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को रेगुलेट कर देते हैं बैंकर तरीके से। तो यूरोप ने एआई एक्ट बना लिया है। यूएई ने, दुबई, यूएई, उन्होंने तो एआई का मिनिस्टर रखा हुआ है। तो वो अडॉप्शन में बहुत फास्ट है, एआई अडॉप्शन में। इंडिया पॉलिसी बन रही है एआई के ऊपर। एंड अभी मोदी जी ने बोला है रेड फोर्ट से 15 अगस्त को कि ही वॉज लिटरली प्लीडिंग टू इंडियंस कि भाई ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये जो हम ओपन एआई यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी, इनके प्लीज ऑल्टरनेटिव्स बनाओ। कब तक हम फॉरेन सिस्टम्स पे पड़े रहेंगे? इंडियंस का फ्यूचर फॉरेनर्स गवर्न कर रहे हैं, उनके एल्गोरिथम गवर्न कर रहे हैं। हम क्या देखते हैं स्क्रीन पे, आपको बड़ी हैरानी होगी। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, को बीच बीच में एलॉन मस्क, ट्रम्प, फॉरेन का कुछ उल्टे सीधी चीजें। अच्छा, हम किसी और को कैसे ब्लेम करें? आप टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश का खोल लो, एलॉन मस्क। भाई हमारे खुद के हीरोज कहाँ हैं? खुद के हीरोज चाहिए ना। खुद के प्लेटफॉर्म्स होंगे, खुद का एल्गोरिथम होगा, तो खुद के हीरोज क्रिएट होंगे, खुद के इश्यूज आगे आएंगे। हमें वो चाहिए ना। कब तक हम ट्रम्प के बारे में रोज पढ़ते रहेंगे? मेलेनिया ट्रम्प का नाम मोदी जी जितना फेमस है इंडिया में। इसमें गलत क्या है पूछोगे? ये रेसिस्ट बात नहीं है। बात ये है कि हमारे अपने हीरोज बैक रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। और हम जो देख रहे हैं वो गवर्न कौन कर रहा है? वो यूएस गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। नहीं, इस मामले में चाइना बड़ा ठीक है। चाइना ने अपनी लैंग्वेज में ही प्रमोट किया हुआ है। आज एक गांव से आदमी निकलता है, वो कॉन्फिडेंट है कि मुझे कुछ एडिशनल किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। मैं अपने चाइनीज लैंग्वेज प्लेटफॉर्म पे अपना चाइनीज में ही प्रोडक्ट बेच सकता हूं। मुझे लैंग्वेज स्किलिंग करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक और उनका अपना एआई है, अपना डीप सीक बना लिया। वो मोदी जी ने जो बोला है कि हमें भी अपने बनाने चाहिए, और मेरे ख्याल से इसके अंदर आई थिंक ये एक्शन काफी होगा। अभी जो एआई ड्रिवन इकोनॉमी होगा, या जो एआई ड्रिवन इकोनॉमी अभी चलना शुरू हुआ है, आप इंडियन यूथ को क्या एडवाइस करेंगे जिन्होंने स्टार्टअप करना है, जॉब करना है, या उनको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या करने वाले हैं? आप उनको क्या एडवाइस देंगे? देखो विजय भाई, हमारी जो इंडियन सोच है, हिंदू सोच, इंडियन सोच, सिविलाइजेशन की जो सोच है, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। बिकॉज हमारा खुद का रिलीजन ही ओपन सोर्स है। मतलब उसमें एक कॉन्शियसनेस में, हायर कॉन्शियसनेस में बिलीव करते हैं, वर्ल्ड एनर्जी डिफाइन करते हैं वो। तो हम लोग बहुत जल्दी नई चीजें अडॉप्ट करते हैं, और खासकर जो चीजें हमें आगे बढ़ाती हैं, वो तो हम इंडिया में टेक अडॉप्शन के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। मतलब एक दिन मैं आपको बात बताता हूँ। मैं साउथ एक्स के पास एक पार्क है, अंसल प्लाजा के पीछे। ये वो जमाना है जब टिकटॉक आया था इंडिया में। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गया था अपनी कजन के साथ वहां पे। तो उनका एक रेस्टोरेंट है ना, वो पार्क फेसिंग है, ओपन में बना रखा है उसे। पहले क्लोज्ड है, फिर एक ओपन एरिया है, पीछे से पार्क दिखता है, और वहां पे सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो मैंने कजन को बोला चल पार्क में वॉक करके आते हैं। तो बोलता है ठीक है चलो। तो पार्क में गए ना, भरे हुए वहां पे लोग टिकटॉक के वीडियोस बनाने। मतलब इधर वीडियो बन रहा है, उधर वीडियो बन रहा है, इधर वीडियो बन रहा है।
भाई साहब ऐसे कैच ऑन किया ना लोगों ने। तो टेक अडॉप्शन, एआई, अभी तक लोगों को क्लैरिटी नहीं है। चैट जीपीटी लोग यूज कर रहे हैं, एयरटेल की डील की वजह से परप्लेक्सिटी कर रहे हैं। अब परप्लेक्सिटी ने जेरोदा फाउंडर को बोला है कि मैं स्टॉक मार्केट के लिए आपके साथ डील कर लेता हूं। और परप्लेक्सिटी का एक और खास बात है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल स्टॉक पिकर्स को मिलती थी किसी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ये, वो अब इस पे मिलनी शुरू हो गई है। तो मैं ये मानता हूं कि इंडिया पीछे नहीं रहेगा। लैंग्वेज माइट बी अ बैरियर, बिकॉज हिंदी में यूज करना कितना इजी है इन प्रोडक्ट्स को, आई डोंट नो। आई थिंक इंग्लिश में ज्यादा इजी है, पर हिंदी में सब कुछ अवेलेबल है। हिंदी इज एन एग्जाम्पल, कन्नडा, तमिल, एनी लैंग्वेज। तो अडॉप्शन तो बढ़ेगा, लेकिन वो कंट्रोल फिर फॉरेनर्स का ही है। मतलब ओपन एआई, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी फॉरेन मनी है, वैसे तो इंडियन फाउंडर है। तो अपने होम ग्रोन प्रोडक्ट्स कितने आगे आते हैं, आई एम वेरी होपफुल। मतलब मैं एआई के लिए भी होपफुल हूँ, मैं इंडिया के लिए होपफुल हूँ, मैं अपने खुद के होम ग्रोन प्रोडक्ट्स के लिए होपफुल हूँ। एंड आई फील कि एआई और आगे बढ़ेगा, और इसके जो समहाउ इसकी गार्ड रेल्स बनेंगी, एथिकल गार्ड रेल्स, कि एआई को आप कितनी डिसीजन मेकिंग पावर्स दे रहे हो जिससे कुछ गड़बड़ ना हो। एआई मिसाइल चलेगी या नहीं चलेगी वो तो नहीं डिसाइड कर सकता ना। तो वो वहां पे आपको गार्ड रेल्स कहीं ना कहीं बनानी पड़ेंगी, जो अभी यूएस नहीं बना रहा। यूएस ने इस समय ओपन किया हुआ है कि, बिकॉज यूएस को हमेशा ये लगता है कि हमने अगर गार्ड रेल्स बना ली और बाकी कंट्रीज ने नहीं बनाई तो उनके प्रोडक्ट्स हमारे से आगे निकल जाए। पेरिस अकॉर्ड, एनवायरमेंट अकॉर्ड, ओबामा का प्रमोट किया हुआ, सारी दुनिया से साइन करा दिया, और बाद में ट्रंप उससे वॉकआउट कर गया जब सारी कंट्रीज ने साइन कर दिया, तो कि भाई हमारी कंपनीज पीछे ना रह जाए। तो एथिकल गार्ड्रेल्स की जरूरत है। उसके जो फ्रॉड्स हैं उसको रोकने के लिए पॉलिसी मेकर्स और जो हमारे पुलिस है, उनकी जो अपरेटस है, उनके पास कंट्रोल होना चाहिए, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। इन चीज की जरूरत है, बट नेवर से नेवर, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट। मैं इंडियन यूथ को ये एडवाइस दूंगा कि एआई को यूज करो कंस्ट्रक्टिवली, और जितना उससे अपनी प्रोडक्टिविटी बेटर कर सकते हो, अपनी नॉलेज बेटर कर सकते हो, अपने आउटपुट को बेटर कर सकते हो, उतना करो। बट ऑलवेज रिमेंबर, जिस तरह से सोशल मीडिया ने हमारे सोशल स्किल्स ले लिए, हम लोगों से मिलने की बजाय सोचते हैं कि ऑनलाइन ही कुछ कर लो, उसी तरह से एआई आपकी इंटेलिजेंस को ले सकता है। कि आप सोचो, मुझे दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। अपना कोई स्कूल का बच्चा है, उसने मैथ्स का सम लिया, उसकी फोटो खींची, उसको चैट जीपीटी पे डाला, उसका आंसर छाप दिया। तो जिस तरह से सोशल मीडिया ने आपकी सोशल ईक्यू और सोशल इंटेलिजेंस ली थी, उस तरह से एआई कहीं आपकी बेसिक विजडम और इंटेलिजेंस ना ले ले। तो इस वजह से उसको आप सपोर्ट के लिए यूज करो, बट डोंट थिंक कि इट इज अ ऑल्टरनेटिव टू बेसिक लर्निंग, कोर लर्निंग अबाउट मेनी थिंग्स इन लाइफ। वाह वाह, ये था आज हमारी एआई की डिस्कशन बेस्ड ऑन द इकोनॉमी। सो एआई इकोनॉमी में कैपिटल रिसफल कैसे हो रहे हैं।